हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, मीन्स जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया है, स्टडी किया है। और आज के चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, क्या हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट ठीक है उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या किस तरह से हम क्या करते हैं, उनका उपयोग करके अपने जीवन में उससे फ़ायदे ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में तो आज ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी से किस तरह से लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जीएमओ क्या होता है। ठीक है, जीएमओ, और इसके बाद हम लोग इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है, इंसुलिन हार्मोन्स का क्या यूज है। ठीक है, इस दो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जीएमओ, व्हाट इज जीएमओ। ठीक है, जीएमओ मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। समझ में आया फ्रेंड्स ना। देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, या मीन्स हम लोग का मतलब आप सभी नहीं, मतलब जो भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मीन्स ह्यूमन क्या करता है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ठीक है, मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके क्या करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऐसे जीवधारियों का निर्माण करता है जिसका डीएनए वह क्या करता है, उसमें फेर बदल करके जिन जीवों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीवधारी होता है। तो जीवधारी कितने प्रकार के हो सकते हैं, चाहे ये जंतु हो सकता है या फिर ये कोई पौधा हो सकता है। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक क्या कह सकते हैं आप, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, और दूसरा क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में। तो हम जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो मनुष्य के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं या कल्याणकारी होते हैं। ठीक है, समझ में। तो ये देखिए, ये जो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स मीन्स पौधे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स मीन्स जंतु। ठीक है, ये हो गया पौधे और यह क्या हो गया, जंतु हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जंतु और जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे। ठीक है, प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट की, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्यों बनाए जाते हैं, क्या लाभ होता है, क्या इंपॉर्टेंस है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का हमारे लिए। देखिए, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं, अर्थात ऐसे पौधे जिनके डीएनए क्या कर दिए जाए, बदल दिए जाए, किसी बैक्टीरिया का डीएनए लगा दिया जाए, किसी एनिमल का डीएनए उसमें जोड़ दिया जाए। ठीक है, या किसी भी कोई भी दूसरा जीन या डीएनए क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए पौधे के जीन में। ठीक है, और वो जो पौधा होगा क्या कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है, हम इनको क्यों बनाते हैं। ठीक है, देखिए, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं इसमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होने के कारण। ठीक है, या अधिक बढ़ाने के लिए। ठीक है,
क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात सामान्य जो पौधे हैं जिनमें कीड़े लगते हैं, रोग लगता है, उसकी तुलना में ये जो पौधे होते हैं, ठीक है, हम उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं। अर्थात ऐसे पौधों की जो क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, वह क्या होती है, बहुत अधिक होती है, इनमें रोग कम लगता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। आगे देखिए क्या होगा, इनकी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन क्षमता अधिक होती है। तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई सामान्य पौधा है और वह क्या करता है, ठीक है, कोई टमाटर का पौधा है, वह 5 केजी टमाटर उत्पन्न करता है, एक पौधा क्या करता है 5 केजी। लेकिन अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया उसको, तो मान लीजिए सपोज वह 10 केजी उत्पन्न करने लगा, तो क्या हो गया, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई। या कोई राइस है, ठीक है, या कोई चावल है, या कोई भी पौधा है जिससे फल या बीज या दाने जो भी लग रहे हैं उसमें, वो क्या होंगे, अधिक मात्रा में लगने लगे, उसकी जो क्वांटिटी है वह बढ़ जाए, तो क्या होगी, जो उत्पादन क्षमता है वह क्या होगी, बढ़ जाती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधों की या प्लांट की उत्पादन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इनके जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, इनकी गुणवत्ता, ठीक है, उत्पाद की गुणवत्ता कैसी होती है, अच्छी गुणवत्ता होती है। ठीक है, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होती है। कैसी होती है, अच्छी होती है उत्पाद की गुणवत्ता। तो कोई भी टमाटर है उसका टेस्ट अच्छा हो, या फिर कोई भी फ्रूट है उसमें जो पोषक तत्व है, ठीक है, वो क्या हो, अधिक मात्रा में पाए जाएं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की उत्पाद की गुणवत्ता या पोषकता आप कह सकते हैं कि क्या होती है, इनकी पोषकता अधिक होती है। क्या होती है, पोषकता अधिक होती है, इनकी गुणवत्ता, अच्छी किस्म की फसल होती है। ठीक है, अच्छे दाने लगेंगे, जिसका स्वाद क्या होगा, अच्छा होगा, या न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, मीन्स क्या होती है, पोषकता अधिक होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, अगर कोई पौधा है थोड़ा सा भी सूखा पड़ा तो वह क्या हो गया, सूख गया, या थोड़ा सा भी अधिक बारिश हो गई तो क्या हो गया, पौधा सूख गया, ठीक है, नष्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं इनमें सूखे और बाढ़ के प्रति क्या होती है, अधिक सहनशीलता होती है। ठीक है, सूखे या बाढ़ के प्रति, बाढ़ का मतलब अधिक जल हो गया, के प्रति क्या होती है, अधिक सहनशीलता होती है। तो ये उनको सह सकते हैं, अधिक सहनशीलता होती है। अधिक सहनशीलता होती है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। तो ये क्या होते हैं, लक्षण होते हैं या विशेषताएं होती हैं किसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के। ठीक है, अब हम कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग पहला डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे बीटी कॉटन की। किसकी बात करेंगे, बीटी कॉटन। ठीक है, कॉटन जिससे हमके क्या मिलता है, कॉटन, रुई। ठीक है, रुई जानते हैं ना, तो कॉटन के पौधे से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है या रुई मिलता है, बीटी कॉटन। देखिए ये क्या है, यह एक प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। इस पौधे की क्या है, जो पीड़क होते हैं, पीड़क के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये पौधा कैसा होता है, पीड़क, मतलब जो इसको, जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, पीड़क या पेस्ट। ये पौधा क्या होता है, पीड़क प्रतिरोधी होता है। बीटी कॉटन क्या होता है, पीड़क प्रतिरोधी होता है। ठीक है ना,
पीड़क प्रतिरोधी, जो कीड़े इसको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं इसके फल को, इसके पत्तियों को, उसको क्या कहते हैं, पीड़क बोला जाता है। ठीक है, बॉलवर्म एक कीड़ा होता है, वो भी इसी में आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, पीड़क प्रतिरोधी होता है। कैसे होता है, इसमें क्या किया जाता है कि यह पीड़क प्रतिरोधी हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस पौधे में क्या किया जाता है, एक जीन इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, पौधे के जीन में एक अलग से एक बाहरी जीन ऐड कर दिया जाता है, और वो जीन होता है एक जीवाणु का। किस जीवाणु का, एक जीवाणु होता है बैसिलस। कौन सा जीवाणु, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, ये होता है जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है फ्रेंड, समझ में आना। इस जीवाणु से एक जीन निकाला जाता है CRY। कौन सा जीन, CRY जीन। ठीक है, CRY जीन इस जीवाणु से निकाला जाता है। ठीक है, इस जीन को क्या किया जाएगा, पौधे की कोशिका में जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए सहायता ली जाती है एक दूसरे जीवाणु की। कौन से जीवाणु की, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफैसिएंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफैसिएंस। ठीक है, इसका एक प्लाज्मिड होता है जिसे बोला जाता है TI प्लाज्मिड। इसका प्लाज्मिड कौन सा होता है, TI प्लाज्मिड। ये जो TI प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड क्या करता है, इस प्लाज्मिड में CRY जीन क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और फिर ये CRY जीन क्या करता है, पौधे में, प्लांट में, ठीक है, किस में, प्लांट सेल में क्या करता है, इंसर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर इस सेल से क्या किया जाएगा, एक न्यू प्लांट डेवलप किया जाएगा। तो उस प्लांट में क्या हो जाएगा, CRY जीन क्या होगा, आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यह किस तरह से कार्य करता है CRY जीन। CRY जीन बनाता है एक प्रोटीन। क्या बनाता है, CRY जीन एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो जब ये प्रोटीन पौधे की कोशिका में बनता है तो यह निष्क्रिय रहता है। जब यह प्रोटीन पौधे की कोशिका में बनता है तो यह निष्क्रिय रहता है, और यह एक प्रकार का विषैला प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन है ये, विषैला प्रोटीन होता है, पॉइजनस प्रोटीन होता है। लेकिन जब यह पौधे की कोशिका में रहता है तो वहाँ पे ये निष्क्रिय रहता है, इनएक्टिव रहता है। जब क्या होता है, कोई पीड़क या कोई इंसेक्ट क्या करता है, इस पौधे की कोशिकाओं को खाता है, या उसके फ्रूट को, उसकी पत्ती को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, तो जब वो पौधे की कोशिकाओं को खाएगा तो उस पौधे की कोशिका के साथ क्या होगा, प्रोटीन भी उसके पेट में चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और जहाँ पे वहाँ पे माध्यम, इंटेस्टाइन का माध्यम कैसा होता है, क्षारीय माध्यम होता है। तो उस क्षारीय माध्यम में, अर्थात पीड़क या कीट के आंत में क्या होता है, यह प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। प्रोटीन क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और जब ये प्रोटीन सक्रिय हो जाता है तो क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। और विषैला होने के कारण क्या करता है, ठीक है, विषैला होने के कारण यह क्या करता है, ठीक है, सक्रिय हो गया या एक्टिव हो गया। विषैला होने के कारण यह क्या करता है, उस कीट को क्या करता है, उस पीड़क को नष्ट कर देता है। तो वह पीड़क क्या होता है, मर जाता है। तो फिर वो पीड़क वो पौधे की किसी दूसरी पत्ती को या किसी दूसरे फल को नष्ट नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जो बीटी कॉटन होता है क्या होता है, पीड़क प्रतिरोधी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसका नाम बीटी कॉटन क्यों रखा गया है, इसका नाम बीटी कॉटन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो जीन ऐड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है बाहरी जीन, CRY जीन, यह किस जीवाणु से लिया गया है, बैसिलस से और थुरिंजिएंसिस से। ठीक है, तो बैसिलस
बैसिलस का बी और थुरिंजियंसिस का टी लिया गया है, इसलिए इस पौधे को क्या कहा जाता है, बीटी कॉटन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। तो इसी तरह से और भी प्लांट्स जैसे बीटी ब्रिंजल या और भी प्लांट्स क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जा सकते हैं या होते हैं जो क्या होते हैं, पीड़क प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज बीटी कॉटन, तो आप बताएंगे यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है और यह पीड़क प्रतिरोधी होता है। इसमें क्या किया जाता है, बैसिलस थुरिंजियंसिस का एक जीन CRY जीन इंसर्ट कर दिया जाता है, किसकी सहायता से, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड TI प्लाज्मिड की सहायता से। ठीक है, और यह प्रोटीन विषैला हो जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, पीड़क को मार देता है, जिसके कारण पीड़क मर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, ठीक है, राइस मीन्स धान का पौधा। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि जो राइस होता है वाइट कलर का होता है, लेकिन जो गोल्डन राइस है इसका कलर कैसा होगा, येलोविश होगा या गोल्डन होगा, सुनहरा रंग होता है। सुनहरा चावल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनहरा चावल, सुनहरा चावल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यह भी एक क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, GMP है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विटामिन ए की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, विटामिन ए की अधिकता होती है। तो ये विटामिन ए रिच होता है, ये जो राइस होता है, ठीक है, कैसा होता है, विटामिन ए रिच होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, और इसी विटामिन ए की प्रेजेंस की वजह से इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, गोल्डन या येलोविश कलर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस पौधे में क्या किया जाता है, दो जीन, ठीक है, PSY, ठीक है, और CRTL, ये दो जीन, ठीक है, क्या किए जाते हैं, बाहरी जीन प्रवेश किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं, PSY जीन और CRTL। ठीक है, फायोटीन सिंथेज, यह जीन क्या करता है, फायोटीन सिंथेज, और यह जीन फायोटीन डीसैचुरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये जीन क्या करता है, फायोटीन सिंथेज, और ये जीन फायोटीन डीसैचुरेज एंजाइम को क्या करता है, बनाता है, निर्माण करता है। ठीक है, ये एक प्लांट का जीन है और ये एक जीवाणु का जीन है। ठीक है, बैक्टीरिया का जीन है। ये दोनों जो जीन होते हैं वह क्या करते हैं, बीटा कैरोटीन बनाने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, किसके लिए, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर या गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन बनाने के लिए ये दोनों एंजाइम्स सहायक होते हैं। तो जब ये दोनों जीन्स कहाँ पे, गोल्डन राइस में इंसर्ट किए गए हैं, तो ये क्या करते हैं, अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन से ही बनता है, क्या बनता है, एंजाइम, विटामिन ए बनता है। तो बीटा कैरोटीन का ही मॉडिफिकेशन होता है विटामिन ए। बीटा कैरोटीन से क्या बन जाएगा, विटामिन ए बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो राइस है विटामिन ए रिच है, या फिर आप कह सकते हैं बीटा कैरोटीन रिच है, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, गोल्डन होता है और सुनहरा होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं विटामिन ए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, अर्थात रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग होता है, रात में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस,
लेकिन अगर क्या हो, बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाए विटामिन ए की आपके बॉडी में, तो धीरे धीरे आप फुली ब्लाइंड हो जाएंगे, आपको दिखाई देना क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी कमी है, डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, रतौंधी होगा विटामिन ए की कमी से या बीटा कैरोटीन की कमी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो गोल्डन राइस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किससे रिच होता है, विटामिन ए से रिच होता है। ठीक है, कौन कौन सा जीन इसमें इंसर्ट किया जाता है, PSY और CRTL जीन। ठीक है, और ये दोनों किस एंजाइम का, फायोटीन सिंथेज और फायोटीन डीसैचुरेज एंजाइम का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, गोल्डन राइस एंड बीटा कॉटन। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में आप मान लीजिए कि इन दोनों में से आपके एग्जाम में एक प्लांट जरूर पूछा जाएगा, गोल्डन राइस या फिर बीटी कॉटन। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे 1 नंबर के आए या 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चंस आए। ठीक है, लेकिन एकदम कंपलसरी है, बीटी कॉटन या गोल्डन राइस पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको प्रिपेयर कर लेंगे, भूलने की कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये थे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल की। ठीक है, समझ में आ गया ना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के एग्जाम्पल। चलिए, तो इसको रफ कर देते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। ठीक है, तो क्या रीज़न है, क्या इम्पोर्टेंस है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स का, हम क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाते हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाए जाते हैं मोस्टली ठीक है, कोई भी प्रोटीन्स है या मिल्क है, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, प्रोटीन या मिल्क अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, और किसके लिए, अधिक मात्रा में, ठीक है, प्रोटीन है अर्थात मांस है, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, किसके लिए, मांस के लिए या मीट के लिए। टीका परीक्षण के लिए, टीका का परीक्षण एनिमल्स पे किया जाता है ना, टीका परीक्षण के लिए, ठीक है, क्या किया जाएगा, टीका या वैक्सीन, टीका को क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन के परीक्षण के लिए। तो आप लोगों को जो कोरोना वैक्सीन लग रहा है, कोरोना का वैक्सीन, वो पहले क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा ना, तो उसके लिए, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक या प्रतिरक्षी बनाने के लिए, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी या प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिरक्षी बनाने के लिए, मोस्टली प्रतिरक्षी बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो और भी यूजेज हो सकते हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन है अधिक मात्रा में, मिल्क या प्रोटीन प्राप्त करने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए, ठीक है, टीका परीक्षण के लिए, मीन्स वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जिसको बोला जाता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एनिमल्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं। इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो चलिए एक काउस की बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड काउ। ठीक है, तो जो
पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड काऊ थी, ठीक है, काऊ की बात कर रहे हैं, उसका नाम था रोजी। क्या नाम रखा गया था? रोजी, ठीक है। इसका नाम था रोजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड काऊ, ठीक है। क्या नाम था इसका? रोजी नाम था। और ये जो काऊ है, इस काऊ के मिल्क में, ठीक है, कौन सा प्रोटीन? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। इस काऊ, या काऊ का मतलब गाय, ठीक है, इस गाय के दूध में, मिल्क में कौन सा प्रोटीन? ठीक है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है। कितना होता है? अबाउट 2.4 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितना? लगभग 2.4 ग्राम प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है? उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है, जो कि, ठीक है, पोषकता के आधार पे यह बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है। तो बच्चों के लिए, ठीक है, ये बहुत ही पोषक मिल्क होता है, ठीक है। जो सामान्य मिल्क होता है उसकी तुलना में इसकी पोषकता बहुत ही अधिक होती है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में? तो इसमें क्या होता है? इसके मिल्क में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। और अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो लगभग 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, प्रोटीन उपस्थित होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा, जिसकी क्या है? पोषकता बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक काऊ था, ट्रांसजेनिक काऊ। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल, चूहा या माइस की बात करते हैं, ठीक है, चूहा या माइस। देखिए, चूहा या माइस को क्यों बनाया जाता है? ट्रांसजेनिक माइस या चूहा क्यों बनाए जाते हैं? चूहा आप जानते हैं मैमल है, तो मुख्य रूप से जो भी टीका का परीक्षण होता है या वैक्सीन की टेस्टिंग होती है, वैक्सीन का टेस्ट किस पे होता है? चूहे पे होता है, ठीक है। वैक्सीन टेस्टिंग के लिए चूहा बनाए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक चूहे बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्या किया जाता है? चूहा से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। तो मान लीजिए जैसे किसी भी वायरस या किसी भी विषैले पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षी बनाना है तो चूहे का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, और प्रतिरक्षी बनाया जाएगा। मान लीजिए आपको किसी सांप के पॉइजन के अगेंस्ट क्या बनाना है? प्रतिरक्षी बनाना है, तो यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से जैसे हॉर्स है, रैबिट है, चूहे हैं, इन सभी एनिमल्स का क्या किया जाता है? प्रतिरक्षी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हॉर्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो मोस्टली जो स्नेक के अगेंस्ट, स्नेक बाइट या स्नेक पॉइजन्स के अगेंस्ट प्रतिरक्षी बनाए जाते थे, वो पहले हॉर्स में ही बनाए जाते थे, ठीक है। तो चूहा का प्रयोग क्यों किया जाता है? वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए, या और भी मेडिसिन का टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चूहे पे मेडिसिन से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है? ट्रांसजेनिक चूहा बनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट एनिमल देखिए, फिश। फिश मतलब मछली। ट्रांसजेनिक मछलियां भी बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? देखिए, ट्रांसजेनिक मछलियों से फ्लैश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फ्लैश, अधिक मात्रा में, ठीक है। जो मछली होती है, मछली का जो मीट होता है, मांस होता है, उसे क्या कहा जाता है? फ्लैश। तो अधिक मात्रा में क्या प्राप्त करने के लिए? फ्लैश प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और किसके लिए बनाए जाएंगे फिशेस? देखिए, फिशेस आपने देखा होगा, सभी लोग क्या करते हैं? एक्वेरियम रखते हैं। ज़्यादातर आजकल लोग घरों में एक्वेरियम रखते हैं, ठीक है। और उस एक्वेरियम में आप देखते हैं रंग बिरंगी क्या होती हैं? मछलियाँ तैरती हुई आपको दिखाई देती हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं वो उनको
जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, एक ही मछली दो दो रंग की, तीन तीन रंग की या बहुत ही चमकदार रंग की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे जीन डाल दिए जाते हैं जो चटक रंग पैदा करते हैं या चमक पैदा करते हैं, फ्लोरेसेंट। ठीक है, तो मछलियों का क्यों बनाया जाता है? सजावट के लिए भी बनाया जाता है। किसके लिए? सजावट के लिए। ठीक है, इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड से क्या होता है, हमारे लिए ये उपयोगी होते हैं और इसलिए हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या एनिमल या प्लांट क्या करते हैं, डिजाइन किए जाते हैं या बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। अब हम लोग बात करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरह से ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलिन की बात करने वाले हैं अब हम लोग, तो इसको रफ कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कि कौन सा जीन बीटी कॉटन में डाला गया या गोल्डन राइस में कौन सा जीन डाला गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन इंसुलिन या इंसुलिन निर्माण में। ठीक है, कैसे करते हैं, फॉर्मेशन, निर्माण मीन्स फॉर्मेशन। देखिए, जो ह्यूमन इंसुलिन होता है इसे ह्यूमिलिन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन प्रोनाउंस कर दिया जाता है ह्यूमन इंसुलिन को, ह्यूमिलिन। एक मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन ये क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, और इसमें दो चेन होती हैं, एक होती है अल्फा चेन और एक दूसरी होती है बीटा चेन। और इन दोनों चेन को आप चेन ए और चेन बी भी कह सकते हैं, चेन ए और चेन बी। जो चेन ए होता है इसके पास 21 अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होते हैं। कितने अमीनो अम्ल से बना होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स है ना, तो 21 अमीनो अम्ल। और जो चेन बी होता है 30 अमीनो अम्ल से बना होता है, 30 अमीनो अम्ल से बनकर बना होता है। ठीक है, कितना, चैन ए में 21 अमीनो अम्ल होता है और चैन बी में 30 अमीनो अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ह्यूमन इंसुलिन होता है या इंसुलिन हार्मोन्स होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि होती है जहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है, और इसके बीटा सेल से, कौन से सेल से, बीटा सेल से, पैनक्रियाटिक आइसलेट्स होते हैं, आइसलेट्स के बीटा सेल से, कहाँ से, बीटा सेल्स से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है। कहाँ से स्रावण होता है, बीटा सेल से स्रावण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। इंसुलिन हार्मोन्स करता क्या है, जब आपके रुधिर में, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। तो जब आपके बॉडी में, ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है
लीवर यकृत में क्या करता है, इस प्रोसेस को प्रेरित करता है। कहाँ पे, यकृत में। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने लगता है। तो जब रुधिर में ग्लूकोज बढ़ेगा तो यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को अवशोषित करके, ठीक है, रिसीव करके क्या करता है, ग्लाइकोजन बना करके संचित कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, ग्लाइकोजन बना करके संचित कर लेता है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। जब अधिक हो जाता है ग्लूकोज तो उसको कम करने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। ठीक है, और ये हार्मोन कहाँ सिक्रीट होगा, पैनक्रियाज के बीटा सेल से। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कभी इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है आपके शरीर में या नहीं बनता है तो आपको क्या होता है, डायबिटीज़ रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़ रोग होता है, डायबिटीज़। ठीक है, या इसी को हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य का ब्लड ग्लूकोज लेवल है वह बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स नहीं है तो यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बनाएगा, प्रेरित नहीं करेगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है अचानक से, तो उसको मेंटेन होने में बहुत ही अधिक टाइम लगता है। ठीक है, और डायबिटीज़ के पेशेंट को थकावट बहुत जल्दी महसूस होती है, यूरिनेशन होता है बार बार। ठीक है, क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यूरिनेशन होता है, प्यास लगती है। ठीक है, तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए। अब यहाँ पे तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको किसकी आवश्यकता होगी, इंसुलिन की। तो उनको क्या चाहिए, वो इंसुलिन का टैबलेट्स और इंजेक्शन लेते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, डायबिटीज़ के पेशेंट। तो आगे देखिए कि ये जो इंसुलिन है इसका किस तरह से नेचुरली फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए इंसुलिन का जो जीन होता है, इंसुलिन का जीन कहाँ पे होता है, क्रोमोजोम या क्रोमोजोम को गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोजोम नंबर 11 पे होता है। कहाँ पे होता है, क्रोमोजोम नंबर 11वें क्रोमोजोम पे इंसुलिन का क्या होता है, जीन होता है। तो जब क्या होता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है तो एक सी पेप्टाइड के रूप में, एक प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, इनएक्टिव रूप में होता है, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन। ठीक है, तो ये जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ये क्या करता है, एक सी पेप्टाइड बना देता है। ठीक है, क्या बनाता है, पेप्टाइड बना देता है। ठीक है, और इसको मैंने फोल्ड करके ऐसे बना दिया है। ठीक है, ज़रा देखिएगा, तो ये है प्रो इंसुलिन, ये क्या है, प्रो इंसुलिन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में, कहाँ पे, बीच में यहाँ पे 2 डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाते हैं। ठीक है, और एक सल्फाइड ब्रिज यहाँ पे इनके बीच में बनता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रो इंसुलिन है, तो जब इसकी पैकेजिंग की जाती है, इसका परिपक्वन किया जाता है, तो यहाँ से क्या होता है कि इसका एक बीच में से पेप्टाइड चेन काट दिया जाता है। ये चेन काट करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको बोला जाता है सी पेप्टाइड। क्या बोला जाएगा, सी पेप्टाइड। तो परिपक्वन के बाद, मैच्योरेशन के बाद देखिए क्या होगा, मैच्योरेशन, इसकी फोल्डिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, तो ये हो जाता है एक चैन ए और दूसरा हो जाएगा नीचे चैन बी। ठीक है, दूसरा नीचे क्या हो जाएगा, चैन बी। ये है चैन ए और ये है चैन बी, या अल्फा चैन या बीटा चैन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में क्या होगा, ये जो सी पेप्टाइड है ये क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये है सी पेप्टाइड। अब यहाँ पे देखिए, इसके कौन से, जो चेन ए है, मैंने बताया कि इसमें कुल 21 अमीनो अम्ल होते हैं, तो इसका जो 20वां वाला अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, कौन सा, 20 नंबर का अमीनो अम्ल, इसके बीच में, और इसका कौन सा, 19वां, बी चेन का 19वां, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो 7वां है, 7वां है, यहाँ पे भी 7वां, यहाँ पर भी 7वां, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है। और
11वां और यहाँ पे छठा, ठीक है, कौन सा 6 नंबर का बीच में क्या होता है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस तरह से ये एक मैच्योर इंसुलिन बन जाता है। ये क्या बन गया, मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए ये चैन क्या है, ए है और ये चैन बी है, ठीक है। यहाँ पे जो चैन ए और बी है, इन दोनों के बीच में देखो 2 सल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको इंटर चैन क्या बोला जाता है, इंटर चैन सल्फाइड बॉन्ड, अलग अलग चैन के बीच में इंटर चैन सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। और देखो जो एक ही चैन के बीच में ए ही, ये चैन ए है, इसी का अमीनो अम्ल इसी के अमीनो अम्ल के से जुड़ा है, ठीक है। 11वें का किससे जुड़ा है, छठे से, तो इसको बोला जाता है इंट्रा चैन सल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इंट्रा चैन सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इंट्रा चैन में क्या होगा, जो सेम पेप्टाइड के बीच में होगा, और इंटर चैन में क्या होगा, डिफरेंट पेप्टाइड चैन के बीच में होगा, ठीक है। डिफरेंट चैन है, दोनों ए और बी दो अलग अलग चैन है, इन दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो इंटर, और जब एक ही चैन में ही होती है तो उसे इंट्रा चैन बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है, और फिर अब ये सक्रिय है, ये एक्टिव इंसुलिन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, नेचुरली प्रोटीन का, इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। लेकिन कृत्रिम रूप से भी क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इस जीन को निकाल करके बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इंसर्ट कर देंगे, जहाँ पे पेप्टाइड चैन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और फिर वहाँ से इंसुलिन को क्या किया जाता है, प्राप्त करके, ठीक है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके, प्योरीफिकेशन करके टैबलेट्स और इंजेक्शन के रूप में उसको मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहला जो कृत्रिम, ठीक है, इंसुलिन बनाने का काम किया था 2 साइंटिस्ट, इली और लिली, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं इली और लिली, ठीक है। इली और लिली ने सबसे पहले क्या किया था, कृत्रिम रूप से इंसुलिन बनाया था। किसने, इली और लिली ने, 2 अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, ए चैन और बी चैन दोनों को अलग अलग आर्टिफिशियली क्या किया, सिंथेसाइज किया, और फिर दोनों को क्या किया, वहाँ पे, ठीक है, मिक्स कर दिया, जिससे चैन ए और चैन बी, ठीक है, दोनों चैन क्या हो गए, आपस में ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए, और क्या बन गया, एक एक्टिव इंसुलिन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों ने क्या किया था, चैन ए और चैन बी को अलग अलग, ठीक है, कृत्रिम रूप से सिंथेसाइज किया था। सबसे पहले किसने बनाया था, इली और लिली ने, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या किया जाता है, इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया का हेल्प लेकर के, ठीक है, इंसुलिन बनाया जा सकता है। या ऐसी काउज भी डिजाइन की जा सकती हैं जिसके मिल्क में क्या हो, ठीक है, इंसुलिन का सिक्रीशन होता रहे, तो आपको अलग से इंसुलिन के टैबलेट्स या इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप क्या करेंगे, सिंपली जो मिल्क लेंगे उसी मिल्क में ही क्या मिल जाएगा, आपको इंसुलिन हार्मोन्स मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। या हम लोग इससे पहले हम लोगों ने बात की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, मीन्स प्लांट और एनिमल क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इंसुलिन से क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इंसुलिन के ए चेन में कितना अमीनो अम्ल होता है, तो 21, बी चेन में कितना होता है, 23। इंसुलिन में टोटल अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 51, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, 51 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, बीटा सेल से होता है, ठीक है। और इंसुलिन करता क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने को प्रेरित करता है, ग्लाइकोजिनेसिस को प्रेरित करता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। वैसे आप लोगों का, ठीक है, सहयोग मिल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और हम लोगों को क्या लगता है, जैसे ही आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों को भी समझ में आता है कि हाँ, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अपनी टेक्निक्स में चेंजेस लाते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।